हेलो गाइस। तो इस वीडियो की सीरीज के अंदर मैं आपके लिए पूजा भगत मैं आपके लिए पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी का फ्री फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रही हूँ। वो भी आपके जून सीएसआईआर नेट जेआरएफ 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो है आपका प्रोग्राम सेल डेथ या अपोप्टोसिस। ठीक है, ये वीडियो दो पार्ट में होगा। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर मैं प्रोग्राम सेल डेथ या अपोप्टोसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देन उसके बाद मैं उसके मैकेनिज्म पे आऊंगी, जो 3 मैकेनिज्म हम सीएसआईआर के लिए पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो हम बिना लेट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आए, और अगर आप लोगों को इससे कुछ भी फायदा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जब सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम बात करें, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्राम सेल डेथ यानी कि अपोप्टोसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि होता क्या है, किस तरीके से मैकेनिज्म है, या सबसे पहले कि ये चीज होती क्या है प्रोग्राम सेल डेथ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए अपोप्टोसिस लिखा है मैंने, इसी का मतलब होता है आपके प्रोग्राम सेल डेथ। यानी कि इससे आप ये समझिए कि जो सेल है या आपकी जो सेल है वो सडन डेथ नहीं शो कर रही है, वो प्रोग्राम करके अपनी डेथ प्रोग्राम कर रही है पूरी की पूरी, और देन उसके बाद वो डेथ के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे सेल नंबर 1 है, यहाँ पे आपकी सेल नंबर 2 है। ठीक है, सेल नंबर 1 आगे अपनी लाइफ साइकिल फॉलो कर पा रही है, ये आपके आगे जाके बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो रही है, जबकि सेल नंबर 2 खत्म हो जा रही है, वो अपनी आगे लाइफ साइकिल फॉलो नहीं कर पा रही, और वो क्या हो रही है, यहाँ पे ही देखो मर जा रही है। तो इसका रीजन समझते हैं क्यों। तो यहाँ पे देखिए सेल नंबर 1 के अंदर इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन यानी कि आईएपी, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन, ये जो है एक्टिवेटेड है। अगर ये एक्टिवेटेड है तो ये अपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है अपना फंक्शन करने से। ठीक है, और अपोप्टोटिक प्रोटीन का अल्टीमेटली फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका, मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, मान लीजिए कि ये आपका अपोप्टोटिक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये आईएपी यहाँ पे एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड है तो ये क्या है, इनहिबिटर है भाई इसका, अपोप्टोटिक प्रोटीन का। तो ये आपके इस अपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये इनहिबिट कर देता है, तो ये अपोप्टोटिक प्रोटीन था, इसका काम ही था सेल के अंदर अपोप्टोसिस कराना। तो अब ये इस सेल को मार नहीं पाएगा या अपोप्टोसिस नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इसका इनहिबिटर जो है वो एक्टिवेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सेल आपके ग्रोथ शो कर रही है उसके अंदर आईएपी एक्टिवेटेड रहते हैं, जबकि दूसरी साइड में जो सेल आपकी ग्रोथ शो नहीं कर रही है, यानी कि जिसके अंदर आपके सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, जो डेथ शो कर रही है, उसके अंदर आईएपी इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन ब्लॉक्ड होते हैं। अगर ये ब्लॉक्ड है तो इनका काम ही मैंने क्या बताया आपका, इनका काम है अपोप्टोटिक प्रोटीन को ब्लॉक करना, लेकिन ये खुद ही यहाँ पे देखिए ब्लॉक है। अगर ये खुद ही ब्लॉक है तो ये इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली ये इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या कर देगा, इस सेल को ब्लॉक कर देगा या इस सेल का अपोप्टोसिस करवा देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, सेल नंबर 1 है, यहाँ मैं हाइलाइटर यूज करके बता रही हूँ आपको, सेल नंबर 1 है। ठीक है, ये सेल नंबर 1 के अंदर क्या है कि सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब सेल मर नहीं रही है यहाँ पे। तो सेल जब मर नहीं रही है तो उसके अंदर कौन एक्टिवेटेड होगा, उसके अंदर इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन आपका एक्टिवेटेड रहेगा। जबकि सेल नंबर 2 जो है यहाँ पे, ये जो है डेथ शो कर रही है, ये आगे ग्रो नहीं कर पा रही, और अगर ग्रो नहीं कर पा रही इसका मतलब इसके अंदर इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो ब्लॉक्ड है, और वो अपोप्टोटिक प्रोटीन को रोक नहीं पा रहा इस सेल को मारने से। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए एक जो सेल होती है उसके अंदर उसकी साइज, उसका स्ट्रक्चर, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका स्केलेटन कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हमारा एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन कैसे दिखते हैं, एक आपके ऊपर की तरफ इस तरीके से,
ये पूरा आपका हेड पोर्शन, देन उसके बाद आपकी बैकबोन, देन उसके बाद में आपके लेग्स हो जाते हैं, देन उसके बाद में आपके ये यहाँ से हैंड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मोटा मोटी अगर मैं देखूं, मैं पूरा अपर बॉडी ना बनाऊं या पूरा का पूरा ये नहीं बनाऊं, तो स्केलेटन जैसा है वैसे ही हमारी बॉडी की शेप है। तो सेम चीज होती है सेल के अंदर, क्योंकि हम भी आप जानते हैं सेल से ही बने हैं। सेल की शेप जो होगी या साइज और स्ट्रक्चर जो होगा वो डिपेंड करता है कि उसका साइटोस्केलेटन किस शेप का है, ठीक है। और साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? साइटोस्केलेटन अगेन बना होता है आपके प्रोटीन्स का। आपको भी पता है हमारी पूरी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो प्रोटीन्स ही हैं, जो अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स अमाइनो एसिड के मिलके पॉलीमर यानी कि प्रोटीन बना लेते हैं। और ये साइटोस्केलेटन आपका बना होता है प्रोटीन से ही, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई सेल 1 जो कि आपके अपोप्टोसिस नहीं शो कर रही, उसके अंदर क्या एक्टिवेटेड होगा? इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन। जबकि सेल 2 जो है जिसके अंदर आपके अपोप्टोसिस हो रहा है, वहां पे आपका आईएपी जो है वो ब्लॉक्ड होगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये पूरी की पूरी सेल है जिसका पूरा का पूरा साइज एंड स्ट्रक्चर किस बात पे डिपेंड करता है कि ये देखिए इसके पास ये जो स्केलेटन है ये किस प्रोटीन का और कैसे प्रोटीन का बना हुआ है। लेकिन बना हुआ हर सेल का स्केलेटन जो होता है, साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन, और सेल का स्केलेटन किसका बना होता है? प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाके इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अल्टीमेटली प्रोग्राम सेल डेथ फॉलो होती है, या कैसे एक सेल जो है अपने आप को इस बात के लिए प्रोग्राम करती है कि हाँ भाई डेथ करवानी है, अब खुद की डेथ करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए, इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए आपकी ये पूरी की पूरी सेल है। अब पूरी सेल है, इसके अंदर शेप कैसी है? रेगुलर शेप है। आपने कुछ भी चीज का डिफरेंस इसके अंदर नहीं दिख रहा होगा, कोई भी इरेगुलर शेप आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि अभी ये सेल जो है पूरी वर्किंग कंडीशन में है, पूरा काम कर रही है। इसलिए यहाँ पे देखिए जैसा इसका साइटोस्केलेटन जिन भी प्रोटीन्स का बना हुआ है, आई होप आपको क्लियर होगा, या फिर नहीं भी होगा तो देखिए साइटोस्केलेटन भी हमको पढ़ना है पूरी सेल बायोलॉजी के अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये भी हमारे पार्ट सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो उनको भी हम डिटेल में डिस्कस आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि देखिए ये पूरा का पूरा सेल का साइटोस्केलेटन है, ठीक है। ये अभी रेगुलर शेप में है, लेकिन जब इस सेल को अब आपके रेड जोन के अंदर ये आ गई, इसका मतलब क्या है? अब इस सेल को आपके मरना है। अगर इस सेल को अब मरना है तो यहाँ पे देखिए एक प्रोटीएज एंजाइम, कौन? एक प्रोटीएज एंजाइम, और आपको पता होगा जो प्रोटीन को तोड़ के जाए वो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीएज। एज लग जाता है जिसके आगे, नाम के आगे, वो एंजाइम्स होते हैं। और ये देखिए प्रोटीन से बना है प्रोटीएज, तो जो प्रोटीन को तोड़ के जाएगा ऐसा एंजाइम क्या कहलाएगा? प्रोटीएज कहलाएगा। अब ये एक एंजाइम का नाम हमारे पास आया है, दैट इज कैस्पेसेज, ठीक है। ये कैस्पेसेज एंजाइम जो है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए ये एक एंजाइम है, ये इसकी यूनिट है। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड लगा है वो लगा है आपके सिस्टीन। कौन सा अमाइनो एसिड लगा है ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैस्पेसेज के पास में कौन सा अमाइनो एसिड होता है? वो सिस्टीन कंटेन करते हैं, उनके पास सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये एक कैस्पेसेज है जो कि क्या करेगा? आपके प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। अभी मुझे इस सेल का प्रोटीन डिग्रेड कराना है, और वो भी कौन सा वाला? साइटोस्केलेटन वाला। ये जो आपको पूरा का पूरा राउंड साइटोस्केलेटन दिख रहा है, यहाँ पे ये साइटोस्केलेटन को अब तोड़ने का काम कौन करेगा? ये करेगा आपके ये कैस्पेसेज। लेकिन इस कैस्पेसेज की एक स्पेसिफिक बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के एस्पार्टेट वाले पार्ट पे ही कट लगाता है। देखिए ये एक एंजाइम है, और आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो अभी मैं बता रही हूँ कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन ही होते हैं। इसका मतलब वो किससे बने हैं?
अमाइनो एसिड से ही बने हैं, और ये किसी प्रोटीन को ही तोड़ने जा रहा है। वो प्रोटीन भी किसका बना होगा, ये वाला प्रोटीन भी, ये भी अमाइनो एसिड का ही बना होगा। तो ये कंटेन करता है सिस्टीन, जबकि ये कट लगाएगा ना जिस प्रोटीन के ऊपर, तो कहाँ कट लगाएगा, ध्यान में रखने वाली बात है, ये एस्पार्टेट पे कट लगाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने अपना फंक्शन कर दिया, और इस पूरे के पूरे ये जो आप यहाँ पे ये राउंड 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 देख रहे हैं, इन सारे प्रोटीन्स को इन्होंने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। क्योंकि ये था ही प्रोटीन को कट करने वाला या प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम, तो इसने इस पूरे प्रोटीन को क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर इरेगुलर हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज हमने पहले ही बात की थी कि पूरा रेगुलर शेप या जो साइज और स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है, जो सेल की शेप होती है, ये सेल की जो शेप है ये डिपेंड करती है कि भाई इसके अंदर स्केलेटन कैसा है, साइटोस्केलेटन कैसा है। अब साइटोस्केलेटन को ही कैस्पेसिस ने तोड़ दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसकी इरेगुलर शेप हो जाती है। ठीक है, इसी को कह देते हैं ब्लेबिंग या ब्लैब फॉर्मेशन। ठीक है, BLEBBING, आई ऊपर लिखा है, यहाँ पे ये मिस हो गया था, तो ब्लेबिंग। ठीक है, ब्लैब फॉर्मेशन या ब्लेबिंग इसी प्रोसेस को कहते हैं कि सेल के अंदर रेगुलर शेप थी, अब सेल कैसी हो गई है, इरेगुलर शेप की हो गई है। ठीक है, क्यों हो गई, क्योंकि इस कैस्पेसेज ने इसके सारे प्रोटीन्स को डिग्रेड कर दिया। ठीक है, इसके बाद में अभी तक भी देखिए ये सिर्फ ये शेप जो है ये गड़बड़ाई है, अभी तक डीएनए तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन हम क्या प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपोप्टोसिस, तो खत्म तो पूरी सेल को ही करना है। तो जैसे ही आपके कैस्पेसिस अपना फंक्शन करता है, उसके बाद में क्या होता है, आपके कैस्पेसिस एक्टिवेटेड डीएनएज एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, कैस्पेसिस एक्टिवेटेड डीएनएज, डीएनएज का मतलब क्या हो गया, किसको कट करेगा, ये डीएनए को कट करेगा। ये किसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, ये डीएनए को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है। ये डीएनएज आपके क्या करेगा, इस पूरे के पूरे डीएनए को अब डिग्रेड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको डीएनए भी डिग्रेडेड दिख रहा है, और सेल जो है उसकी शेप भी रेगुलर नहीं रही। ठीक है, इस तरीके से डीएनए के भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े होके पूरे न्यूक्लियस के टुकड़े हो जाएंगे, एंड देन वो सारे टुकड़े जो है इस तरीके से इस पूरी इरेगुलर शेप के अंदर सेल के अंदर बिखर जाएंगे, और फिर अब ये अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। ये सेल जो है ये भी फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, और ये अपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इस पूरी सेल ने भी क्या कर लिया, आपके ये छोटी छोटी अपोप्टोटिक बॉडीज बना ली, नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद में ये वाली नंबर 3 हो गई, और ये वाली आपके नंबर 4 हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी अपोप्टोटिक बॉडीज बन गई। अब इन अपोप्टोटिक बॉडीज का क्या होगा, तो अगर हम आगे का प्रोसीजर देखें, तो इन अपोप्टोटिक बॉडीज के ऊपर आपके प्रेजेंट होते हैं कौन, लाइगेंड बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइगेंड बाइंड करते हैं, जिनके लिए रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल के पास प्रेजेंट है। न्यूट्रोफिल क्या है, न्यूट्रोफिल एक टाइप की WBC है। आपको पता है आपकी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के कंपोनेंट होते हैं सॉलिड, लिक्विड, उसके अंदर से भी आपके सॉलिड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स होती है। WBC का एक टाइप होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, और न्यूट्रोफिल जो है ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस मतलब ये एक सेल है, और यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ मैं, ये एक सेल है, और इस पूरी की पूरी सेल को क्या करेगी, वो इस तरीके से खा जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी सेल को अपने अंदर डिग्रेड कर लेगी, या पूरा का पूरा फैगोसाइटोसिस कर लेगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज बनी, इस प्रोग्राम सेल डेथ, ये देखिए पूरा प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे सेल की डेथ हो रही है, पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अपोप्टोटिक बॉडीज बन गई, उसके बाद न्यूट्रोफिल के पास रिसेप्टर है, इसके पास लाइगेंड है, ये एक दूसरे से बाइंड करते हैं, देन उसके बाद क्या हो जाता है, फैगोसाइटोसिस। यानी कि ये सारी की सारी अपोप्टोटिक बॉडीज जो है किसके अंदर चली जाती है, न्यूट्रोफिल के अंदर चली जाती हैं, और ये पूरी की पूरी डिग्रेड हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इफरोसाइटोसिस, या तो सॉरी, या तो मैं इसको कह दूं फैगोसाइटोसिस, ठीक है, या फिर सेकंड मैं इसको कह सकती हूँ इफरोसाइटोसिस।
तो आई होप ये प्रोसीजर आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ये है आपकी प्रोग्राम सेल डेथ। आप खुद देखिए सेल ने पूरा अपने आप की प्रोग्रामिंग की है कि सबसे पहले कैस्पेसेस एक्टिवेटेड होंगे, देन कैस्पेसेस पूरे ये प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे, जिससे इस पूरी सेल की शेप जो है वो ऐसी इरेगुलर टाइप की हो जाएगी। इरेगुलर टाइप की शेप होते ही कैस्पेसेस एक्टिवेटेड डीएनए एक्टिवेट होंगे, और ये डीएनए क्या करेंगे, डीएनए को भी इरेगुलर शेप का कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े इस चीज के कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग आपके, देन अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएगी, और अपोप्टोटिक बॉडीज अल्टीमेटली आपके रिसेप्टर से बाइंड करके न्यूट्रोफिल के द्वारा फेगोसाइटोसिस उनका कर लिया जाएगा। ठीक है, ये होता है एग्जैक्टली में इंट्रोडक्शन आपके प्रोग्राम सेल डेथ यानी अपोप्टोसिस का। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और चीज बता रही हूँ आपको। यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ठीक है, अपोप्टोसिस जो होता है वो एक प्रोग्राम सेल डेथ है। कैसी सेल डेथ है, प्रोग्राम, मतलब सेल प्रोग्राम करके मर रही है, जबकि नेक्रोसिस सडन डेथ होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी की सेल्स जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक टाइम के बाद अपने आप मर ही जाती है। ठीक है, तो वो होगा अपोप्टोसिस। जबकि अगर मैं यहाँ से ये टेबल से चोट लग जाए, देन उसके बाद ये यहाँ की पूरी सेल्स मेरी डैमेज हो जाए, तो ये इन्होंने आपकी प्रोग्रामिंग नहीं की थी इस चीज की कि ये इनको मरना है, लेकिन चोट के कारण या सडन किसी एक्सीडेंट के कारण वहां की सेल्स जो है वो डिस्टर्ब हो गई एंड देन डैमेज हो गई। ठीक है, वो होता है आपका नेक्रोसिस। अब जब प्रोग्राम करके मर रही है तो साइलेंटली डेथ करेगी। ठीक है, किसी को भी डिस्टर्ब ये नहीं करेगी। जबकि नेक्रोसिस जब होता है तब वो आसपास की सेल को भी, फॉर एग्जांपल ये हाथ में हमारे चोट लग जाए, इस तरीके से हम गिर जाएं तो यहाँ की कोई एक सेल थोड़े ना मरेगी, आसपास की सेल, जितना एरिया जो है अफेक्ट होगा ही पूरा का पूरा, जहां पे भी चोट लगेगी वो आसपास की बहुत सारी सेल्स वहां पे अफेक्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए सिंगल सेल के अंदर क्या होगा, आपके अपोप्टोसिस यानी डेथ होगी, जबकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मरेंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स मर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम करके आपके सेल डेथ हो रही है, इसका मतलब उसके इंग्रेडिएंट, अंदर का जो मटेरियल है, ये सेल है पूरी की पूरी, और ये अपने अंदर का मटेरियल कहीं भी बाहर रिलीज नहीं करेगी, ये चुपचाप एक सिंगल सेल के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये होता है अपोप्टोसिस। जबकि यहाँ पे नेक्रोसिस में जितना भी मटेरियल है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम नहीं थी, वो पहले से प्रिपेयर भी नहीं थी मरने के लिए, एकदम से चोट लगी, चोट लगते ही वहां की सेल खत्म हो गई, तो वहां पे क्या होगा, पूरी की पूरी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह पूरा रप्चर हो गई, रप्चर होते ही अंदर का सारा इंग्रेडिएंट जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्ली फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या था, ये वापस से देखिएगा, यही प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोला था, जब न्यूट्रोफिल जो है वो आपके अपोप्टोटिक बॉडीज को पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपोप्टोसिस में क्या होता है, अर्ली फेगोसाइटोसिस हो जाता है, जबकि यहाँ पे लेट फेगोसाइटोसिस होता है। इसका मतलब क्या है, जब सडन डेथ हो रही है तो ना बॉडी प्रिपेयर है ना सेल प्रिपेयर है, और ये सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है कि फेगोसाइटोसिस करना पड़ेगा, अब ये सेल डैमेज हो चुकी है, तो इसलिए ये सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए लेट फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अपोप्टोसिस है, प्रोग्राम होके हो रही है, इसका मतलब ब्लेबिंग भी होगी। ब्लेबिंग का मतलब क्या था, याद कीजिए, ये पूरा का पूरा इरेगुलर शेप का हो जाना। देन उसके बाद में आपके प्रोटीज भी एक्टिवेटेड होंगे, क्योंकि कैस्पेसेस, फिर कैस्पेसेस एक्टिवेटेड डीएनएस, ये सारी चीजें एक्टिवेट होंगी, क्योंकि पूरा प्रोसीजर अपोप्टोसिस का कौन सा होगा, ये वाला पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका अपोप्टोसिस का फॉलो होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ना ब्लेबिंग होगी और ना ही आपके प्रोटीज एक्टिवेटेड होंगे, क्योंकि ये तो सडन हुआ है, ये तो प्रोग्राम इन्होंने बनाया ही नहीं था कि हमको ये सब चीजें एक्टिवेट भी करनी होंगी, तो यहाँ पे ना ब्लेबिंग होगी आपके, ना ही प्रोटीज जो है वो एक्टिवेटेड रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इतनी सारी चीजें करनी है अपोप्टोसिस के अंदर, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है, इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि नेक्रोसिस जो है, ये तो मैंने बताया जैसे ऐसे हम गिरे
चोट लगी, अब चोट लगी उसके लिए उस सेल को मरने के लिए थोड़े ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो ये आपके एनर्जी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कि आपका अपोप्टोसिस क्या होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीजें आपको इससे ज्यादा और पढ़नी है, या फिर कोई और टॉपिक आपने स्पेसिफिकली कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं नेक्स्ट लूं या फिर इसी तरीके से कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आपके अपोप्टोसिस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हमने दो सेल्स देखी, सेल 1 सेल 2, फिर उसके बाद हमने पूरा का पूरा आपके प्रोसेस देखा, ये पूरा प्रोसेस होता है प्रोग्राम सेल डेथ का। देन हमने प्रोग्राम सेल डेथ और नेक्रोसिस में डिफरेंस देखा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है पार्ट 2 इसी का, उसके अंदर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी प्रोग्राम सेल डेथ या अपोप्टोसिस की। ठीक है, इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज जो है पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।